जी नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि आज फेसबुक लाइव होंगे। हम लोग अभी बलान नदी में बैठे हुए हैं। यही बलान नदी है, इसकी दशा आप देख सकते हैं। ये बलान नदी है। जो लोग जुड़ रहे हैं अपना संदेश दीजिए। अभी हम बैठे हुए हैं बलान नदी के बीच में। यहाँ ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ का प्रतिनिधि जल संसाधन मंत्री है, माननीय जल संसाधन मंत्री है, जो 4 बार तक जल संसाधन मंत्री रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 4 बार ऐसे विधायक हैं जो 4 बार जल संसाधन मंत्री रहे हैं और सरकार में एक रसूख रखने वाले मंत्री के तौर पे खुद को पेश करते हैं। और नतीजा क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख नदियां हैं सभी सूख चुकी हैं। और इसमें बलान के बीचों बीच में खड़ा हूं और यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और पूरा इसका जो पारिस्थितिक तंत्र है, पूरा जो इसका पारिस्थितिक तंत्र है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब कोई भी नदी जो है वो सिर्फ नदी नहीं सूखती है, उसके साथ पूरी एक सभ्यता, पूरी एक संस्कृति सूखती है। नदी का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। और जिस नदी की हम बात कर रहे हैं इसका तो और भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि कभी विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र इसके इर्द गिर्द तपस्या करने के लिए आया करते थे। जब आप गूगल कीजिएगा तो ये तथ्य आपके सामने आएगा कि कभी महर्षि विश्वामित्र इस नदी के इर्द गिर्द तपस्या करने के लिए आते थे। ये इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। और आज ये नदी मर चुकी है। आज इस नदी को देखने वाला कोई भी नहीं है। स्वर्ग में बैठे हुए विश्वामित्र की आत्मा भी आर्तनाद करती होगी कि कैसे हमारे लोग हैं, कैसे अभी प्रतिनिधि हैं और कैसा समाज है कि उस नदी को नहीं बचा पाया, उस ऐतिहासिक धरोहर को नहीं बचा पाया जिसको संजोकर, जिसके किनारे बैठकर मैं तपस्या किया करता था। और ये सिर्फ महर्षि विश्वामित्र की आत्मा ही नहीं, अभी तक हमारे जितने पूर्वज हैं सभी स्वर्ग में बैठ के आर्तनाद करते होंगे और हम पर थूकते होंगे, हमको धिक्कारते होंगे कि हम लोग के रहते हुए बलान नदी सूख चुकी है। जब हम कहते हैं कि हम लोगों के कहते हुए, तो वो मुझ पर भी बात आती है और तमाम लोगों की बात आती है जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, जो इस गिर्द से जुड़े हुए हैं। करीब 78 किलोमीटर इस नदी की धार है। कहा जाता है कि समस्तीपुर का ये एकलौता ऐसा नदी है जिसका उद्गम समस्तीपुर है। समस्तीपुर कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ से किसी नदी का उद्गम होना वाकई ये बहुत बड़ी बात है। यही मूसापुर में, घाटों थाना के अंतर्गत मूसापुर है, जहाँ से 2 नदी, नून नदी और जमुआरी, इस दोनों के मिलन के बाद जो नदी बनी है उसको हम बलान कहते हैं। और ये बलान करीब घाटों से होते हुए मनियारपुर, गढ़सिंह सराय, बछवाड़ा होते हुए भगवानपुर में जाकर ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है और ये फिर गंगा में विलय हो जाती है। इस नदी की इतनी बड़ी ऐतिहासिकता है, करीब 78 किलोमीटर लंबा इसका स्ट्रेच है। लेकिन आज जब आप देखिएगा तो ये उपेक्षा का शिकार है। और इतने बड़े उपेक्षा का शिकार है कि आप इस पर कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया था। अब मैं बताता हूं कि जब कोई कहीं भी किसी भी नगर को, शहर को या गांव के बसावट को आप देखेंगे तो वो किसी नदी के किनारे या किसी बड़े तालाब के किनारे बसावट होती थी। हमारे पूर्वजों का सीधा मानना था कि पानी का स्रोत होना चाहिए। किसी भी जीवन के लिए पानी का स्रोत मुख्य होता है। और ये देखिए कैसी त्रासदी है कि आज ये पानी का स्रोत मर चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर मैं कहूँ कि इसको साजिशन खत्म कर दिया गया है तो ये गलत नहीं होगा। बहरहाल हम आते हैं अब डेटा पर। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ उस समय बिहार के हिस्से में सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन आया था। सिर्फ 2 ही प्राकृतिक संसाधन बिहार के हिस्से में आया था। पहला भूमि थी और दूसरा जल था, पानी था। भूमि तो अभी है, लेकिन भूमि को भी पलायन का दर्द झेलना पड़ता है। और जितने युवा हैं रोजगार की तलाश में पलायन कर गए हैं, इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब भूमि जोतने वाले युवा गांव में कम है। अब दूसरा इसका खामियाजा पानी पर पड़ा है, जो सिर्फ राजनीति की वजह से
सिर्फ राजनीति की वजह से आज जल की ये समस्या है विकट होती चली जा रही है। ये पानी सूखने की वजह से आसपास 15-20 किलोमीटर के रेडियस में वाटर लेवल तेजी से नीचे चला जाता है। किसान को खेती करने के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती है। जो मवेशी पालक हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। और एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बिहार की जीडीपी में 1.5% योगदान मत्स्य पालकों का है। पूरे बिहार का जितना जीडीपी है उसका 1.5% यानी 1.5% योगदान मत्स्य पालकों का है। और इंडिया में पूरे देश में प्रति व्यक्ति 10 केजी खपत मछली का होता है, जबकि बिहार में ये 7 किलो 700 ग्राम है। ये डेटा है जिसको सुनने के बाद आप खुद इसकी व्याख्या कर सकते हैं, खुद इसकी समीक्षा कर सकते हैं और हमारी जो हुकूमत है उस पर थोड़ी सी लानत आप भेज सकते हैं। ये तो इतना बनता है हमको आपको कि हमारी जो हुकूमत है, जो वर्तमान विधायक है, उनके हिस्से में थोड़ी थोड़ी लानत आप भेज दीजिए। तो मैं कह रहा था डेटा की बात कि बिहार के टोटल जीडीपी में 1.5% मत्स्य पालकों का योगदान है। इसके अलावा बिहार की कुल आबादी में 5%, जितनी भी आबादी है 5% लोग मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। ये कोई छोटा डेटा नहीं है। ये रोजगार का कितना अवसर है कि टोटल पॉपुलेशन का 5% रोजगार सिर्फ मत्स्य पालन से सृजन होता था या सृजन होता है। इसके अलावा पूरे देश में बिहार 12वां स्थान है जहां मछली सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये पहला स्थान नहीं है, 12वां स्थान है। इसके अलावा जो मछली उत्पादन का अग्रणी जिला है उसमें मधुबनी आता है, दरभंगा आता है, पूर्वी चंपारण आता है, लेकिन समस्तीपुर नहीं आता है। ये विवेकानंद भारती हैं जिनके रिसर्च से मैंने ये पॉइंट उठाया है, जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ सौभाग्य। इसके अलावा ये जो नदी है इसमें मुख्य तौर पे सिंघारा, जिसको पानी फल कहा जाता है, उसकी बीज की भी तैयारी होती थी। आज से 5 साल पहले आप चले जाइए तो निरंतर लगातार ऐतिहासिक तौर पे यहाँ इसका उत्पादन किया जाता था, उस बीज को सेल किया जाता था, तालाब में उसको लगाया जाता था और लोग उसका मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब न पानी है, जब पानी ही नहीं है तो पानी फल कहाँ से आएगा, जब पानी ही नहीं है तो मछली कहाँ से आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों आई और इसका समाधान क्या है। कुछ हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाया है जिसके बारे में मैं साझा करना चाहता हूं। दलसिंहसराय निवासी किशोर जी हैं, उन्होंने लाइव सेशन से पहले ही कुछ सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या बलान नदी का पुनर्जीवन अभी संभव है, अगर हाँ तो एक्शन प्लान क्या होगा। बिल्कुल संभव है। और मैं धर्मवीर भारती की कविता में कहना चाहूंगा कि नियति कुछ भी नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति कुछ भी नहीं है पूर्व निर्धारित, हर पल हर क्षण मानव निर्णय उसे बनाता और मिटाता है। तो नदी का सूख जाना नियति नहीं है, ये साजिश है, ये राजनीतिक साजिश है। और निश्चित तौर पे मैं कोई यूटोपिया नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि बिल्कुल नदी ठीक हो सकती है। आप इसके उद्गम से लेके और जहाँ ये विलय होता है पूरे गाद को आप निकाल दें, पूरे गाद को आप निकाल के नदी को साफ कर दें। जो मुख्य शहर है जैसे दलसिंहसराय है, जितना उसका गटर का पानी है सब बलान नदी में आके गिरता है, जिसकी वजह से ये नाला का रूप ले लेता है। आप उसको वहाँ सीवेज सिस्टम लगाया जाए। दलसिंहसराय या उस तरह का जो गांव है या शहर है जहां से मुख्य पानी, गंदगी का पानी इस नदी में आता है, वहाँ सीवेज सिस्टम लगा दिया जाए ताकि साफ पानी फिल्टर। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि फिर अब नेटवर्क इशू रिजॉल्व हुआ है। हाँ, तो हम इस बात पर थे कि अगर चेक डैम बना दिया जाए, नदी का गाद निकाल दिया जाए तो रोजगार का अवसर सृजन हो जाएगा, पलायन पर भी बहुत हद तक अंकुश लगेगा और एक समाज, सहनी समाज जो मुख्य तौर पर मत्स्य पालन पर निर्भर है, उसका भी बहुत भला हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं कि जो सवाल उठाया गया है, क्या वर्षा जल संचयन और वैज्ञानिक जी, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से बाधित हो रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो समस्याएं आ रही है टेक्निकल, इसके बावजूद भी इस चीज को ध्यान देंगे। तो वर्षा जल संचयन है वो जो सरकारी बिल्डिंग है अपने क्षेत्र में, सभी जगह सरकारी बिल्डिंग पर अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी उपलब्धि होगी, जो अभी हमारे यहाँ नहीं है। इसके अलावा जो नदी है, इसके जो किनारे पर है, हमको पौधारोपण करना चाहिए। सरकार को बड़े स्तर पर इसको प्रोजेक्ट के तहत इसमें पौधारोपण करना चाहिए। और ये जो पानी सूखने की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया है, जो एक दूसरे पर आधारित है, वो बिगड़ चुका है, इसको पुनर्बहाल करना चाहिए।
जब पानी होगा तो छोटे छोटे जीव जंतु बहुत ऐसे होते हैं जिससे पूरा प्राकृतिक पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वो आवश्यक है कि उसको किया जा सके। इसके अलावा जो नदी का है प्राकृतिक बहाव, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और एक सवाल ये भी आया था कि मखाना बोर्ड बनने से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मखाना का जो उत्पादन होता है वो ठहरे हुए जल में होता है, वो तालाब में होता है। बहाव पानी का जहाँ होता है वहाँ मखाना का उत्पादन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर मखाना बोर्ड का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा तो असर ये पड़ेगा कि आप लोग जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो माननीय जल संसाधन मंत्री के लिए एक लानत भेजिए, एक धिक्कार भेजिए, एक शर्मनाक संदेश भेजिए, ताकि उनको शर्म आए और उस नदी का उद्धार करवा पाएंगे। और उनको बताइए कि इस नदी का कितना महत्व है कि महर्षि विश्वामित्र से लेकर और 2025 में हम यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी पीढ़ियां जो है वो इससे होकर गुजरी है। हमारी जो माता बहनें हैं वो इसमें पूजा करती हैं, छठ करती हैं, या 10 तरह का इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होता है। आज कोई पूजा होता है तो मूर्ति विसर्जन के लिए कहाँ जाएगा, या कोई विध होता है वो करने के लिए कहाँ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नदी को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना है उसको संजोया जा सके और हम ये शर्मसार नहीं हो। जब कल को इतिहास लिखा जाए तो हम प्रेम न हो सके कि हाँ 2025 में 2020 के दशक के जो लोग थे उनके रहते हुए बलान नदी को सुखा दिया गया और उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सशक्त आवाज जरूर बन सकते हैं, जरूर एक शर्मनाक संदेश भेजकर माननीय मंत्री को हम मजबूर कर सकते हैं कि वो बलान नदी को, जमुआरी नदी को और वाया नदी के गाद को निकलवाकर और फिर से पुनः उसमें पानी के फ्लो को बहाल करें जो पूर्वत था। जगह जगह पर चेक डैम बनवा दिया जाए, चारों तरफ जो है पौधारोपण करवा दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सब सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति 4 बार जल संसाधन मंत्री बने, वो उसने अपने टेन्योर में अभी तक क्यों नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि मेरे जैसे युवा, चाहे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पानी बीच नदी में बैठकर और ये फेसबुक लाइव करना पड़ता है। आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी। कितना अच्छा होता कि यहाँ बोट लगा रहता और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता और बाहर से लोग आते यहाँ बोटिंग करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं होता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो 4 बार मंत्री हो और उसके मंत्री जल संसाधन मंत्री रहते हुए अगर उसके कार्यकाल में 4 नदियां उसके क्षेत्र में सूख जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए क्या सजा निर्धारित की जानी चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आपके बीच में उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए, इस मुद्दे को शेयर कीजिए, फेसबुक पर लिखिए, ट्विटर पर लिखिए। आज मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को करके इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने कार्य किया है। हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हम आप बलान बचाओ अभियान क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। हम आप वाया नदी बचाओ अभियान, हम आप जमुआरी नदी बचाओ अभियान क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। और ये वक्त है, ये वक्त का तगादा है। और तमाम युवा से, समाज सेवी और जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आगे आइए और बलान को बचाने के लिए कदम उठाइए। आप आगे आइए और जमुआरी को बचाने के लिए कदम उठाइए। आप आगे आइए और वाया नदी को बचाने के लिए कदम उठाइए। जो ये 5% का दर है जो मत्स्य पालन पर निर्भर है बिहार की जनसंख्या, वो 5% को हमको 10% कर देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि 10% लोग इससे रोजगार पाएं और पलायन रुके। हमें ये करना चाहिए कि जो अभी 7.5 किलो प्रति व्यक्ति जो मछली खपत का दर बिहार में है, वो राष्ट्रीय 10 किलो से क्रॉस करके 15 किलो चला जाए। मुद्दा उठा रहा था कि जो यहाँ के जल संसाधन मंत्री हैं, उनसे तमाम बौद्धिक जगत के लोग हैं, युवा हैं, जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, उनको आप लानत भेजिए, उनको एक शर्मनाक संदेश भेजिए, ताकि उनको कुछ शर्म आ जाए, कुछ हया आ जाए। जब अगली बार वो आए और जलेबी की तरह आपके पीठ पर हाथ रख के वो कुछ सवाल पूछे, तो उसके बीच में, उसके केंद्र में आपका एक सवाल होना चाहिए कि आप बताइए कि इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न नदी बलान नदी क्यों सूखी, जबकि आप जल संसाधन मंत्री थे। आप उनसे ये भी सवाल पूछिए कि वाया नदी क्यों सूखी और जमुआरी नदी क्यों सूखी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका कौन उत्तर देगा। सिर्फ हंसकर और पीठ पर हाथ रख देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो आप बताइए कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए आपने क्या किया। आप वाकई ईमानदार हैं तो आप बताइए कि जब आपको हमने विधायक चुना तो कितनी बार विधानसभा में खड़े होकर आपने बलान नदी के की जो मृत्यु हो रही थी उसके लिए कितनी बार आपने सवाल उठाया।
माफ कीजिए। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे वो जिम्मेदार नहीं बनेंगे, और जब तक जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक आपकी ये नदियां सूख जाएगी। ये सिर्फ नदी नहीं है, आप अपनी माताओं से, बहनों से, इस पूरे इलाके 78 किलोमीटर की लंबाई, इसके 12 किलोमीटर लेफ्ट और 12 किलोमीटर राइट, कौन ये सवाल उठाएगा और कौन उत्तर देगा? अगर जल संसाधन मंत्री इसका उत्तर नहीं देंगे तो कौन उत्तर देगा? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और इस पर पूरा, सिर्फ गढ़सिसई नहीं, मनियारपुर नहीं, घटो नहीं, मूसापुर नहीं, दलसिंहसराय नहीं, मैं पूरे क्षेत्र की बात करता हूं कि इसके लिए शर्मनाक बात है। मैंने वो तमाम डेटा आपके साथ शेयर किया है जो इस नदी पर आधारित था, जो इस नदी पर आश्रित था। मैं तमाम लोगों से को धन्यवाद देता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ सवाल इस बीच में, जी नीचे नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से हम नदी के ऊपर चले आए हैं, और नीचे नेटवर्क की वजह से हम आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जो सवाल है उन लोगों को लेता हूं। विकास यादव हैं, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, आपसे युवा को काफी आशा बिल्कुल, मुझे भी आप लोगों से और तमाम लोगों से आशा है, जो युवा हैं उनसे तमाम लोगों से आशा है कि वो बदलाव में साथी बनेंगे। किसी एक व्यक्ति से कोई सकारात्मक बदलाव संभव नहीं है जब तक कि पूरा समाज, पूरे लोग इससे नहीं जुड़ेंगे। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सरायरंजन की लड़ाई है, पूरे सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई है। वो तमाम धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की लड़ाई है जो जिसे माननीय जल संसाधन मंत्री के द्वारा सुखा दिया गया है। और ये नदी एक साल में नहीं सूखी है, ये लगभग 8-10 साल से लगातार कोशिश करके इस नदी को सुखाया गया है। इसके पीछे भी निश्चित तौर पर माननीय की कोई गोपनीय योजना होगी, कोई गोपनीय साजिश होगी जिसका वो फायदा उठाना चाहते होंगे। और आज ये नदी मर चुकी है और कानून व्यवस्था बिल्कुल कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी दलसिंहसराय की घटना आपको याद ही होगा। मोहन सिंह है, शुक्रिया मोहन सिंह। कुमार विपिन जी हैं, बहुत अच्छा सर, मेहनत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर कुमार सिंह है, आपके सवाल को किशोर जी मैंने उठाया था। युवा नेता के रूप में जिस तरह आप ईमानदारी और साफ नीयत के साथ तथ्यों पर आधारित सवाल उठा रहे हैं, यह न केवल सराहनीय है बल्कि सरायरंजन के हर एक पीड़ित जनता की आवाज बननी चाहिए। जब कोई नेता एक जिम्मेदार पद पर होते हुए विशेष अधिकार प्राप्त होने के बावजूद अपने क्षेत्र की 4 नदियों को सूखने से नहीं रोक पाता, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है। अब वक्त आ गया है कि हर नागरिक इस मुद्दे पर जागरूक हो और जवाबदेही तय की जाए। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, आपका कहना एकदम जायज है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके नजर के सामने नहीं सूखी है, वो जल संसाधन मंत्री रहते हुए ये नदियां सूखी है, ये इसमें विशेष बात है। और जिसके लिए उनको जवाब देना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। उनको विद्यापति और सरायरंजन के लोगों के कटघरे में खड़ा होकर उनको माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कितना गलत किया है और क्यों ऐसा किया है। रोहन जी है, पहले नदी के किनारे हरियाली होती थी, विधायक की बिल्कुल। राजा यादव है, तमाम लोग जो जुड़े हैं, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल उठाइए। अगर मैंने जो मुद्दा उठाया है उससे आप संतुष्ट नहीं है तो वो भी आप बताइए। आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो भी आप उठाइए। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। और ये वक्त का तकाजा है कि तमाम युवा, शिक्षित लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सचेत हो जाइए। और आप देख लीजिए कि जिस नदी के किनारे कभी विश्वामित्र अपनी तपस्या किया करते थे, आज वो नदी सूख चुकी है। जिस पर लाखों लोग की जीविका जिस नदी पर आश्रित थी, वो नदी आज सूख चुकी है। आज सिंघाड़ा की खेती यहाँ होती थी, आज वो खत्म है। मछली पालन हुआ करता था, खत्म है। कृषि का कार्य होता था, वो खत्म है। वो तमाम चीजें समाप्त हो चुकी हैं। और ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आप नदी को बचाकर आप इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, आप बिहार के जीडीपी को मजबूत कर सकते हैं, आप पलायन को रोक सकते हैं, आप रोजगार के अवसर को सृजित कर सकते हैं। वो तमाम चीजें हैं जो सिर्फ नदी के साथ जुड़ी हुई हैं। और यही नहीं, नदी को जब आप बचाते हैं तो पूरी एक सभ्यता और संस्कृति को बचा रहे होते हैं। और बलान जैसी नदी को तो बिल्कुल, जिसका उद्गम ही समस्तीपुर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। हम जिस क्षेत्र में है वो बिल्कुल सरेसा का क्षेत्र है। और यहाँ नदी का उद्गम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस नदी को सूख जाना और सुखा देना, यह और भी बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस पाप का जवाब यहाँ सरायरंजन की धरती से लेकर आपको दूसरे लोक में भी देना होगा। पूछा जब जाएगा आपसे कि आपने ये पाप, ये कुकृत्य क्यों किया, उस समय आपके पास कहने के लिए जवाब नहीं होगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूं
कि आप लोग जो मेरे लाइव सेशन का दोनों पार्ट है, जो नेटवर्क इशू की वजह से बाधित हुआ था, दोनों को मिलाकर सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे, ताकि फिर हम उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और अगला लाइव फिर हम करेंगे इसी तरह किसी और मुद्दे पर, चूंकि पूरा सरायरंजन और विद्यापति नगर ही समस्याओं के ढेर पर बैठा हुआ है। आप जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाते वक्त आप देखते होंगे कि बाईपास के निकट मलबे का बहुत बड़ा ढेर है, कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। उसी तरह सरायरंजन है, उसी तरह विद्यापति नगर है, जहां समस्याओं का बहुत बड़ा ढेर है और जिस पर अभी वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था बैठी हुई है और उसको आग लगाना होगा। इस राजनीतिक व्यवस्था को, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा। बिना ध्वस्त किए इसे आप नहीं रोक सकते। हम रोहित सहनी लिखते हैं कि खुलकर हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं, विधायक जी का डर लगता है, क्या हो जाएगा। रोहित जी, डरने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर उनको किसी माँ ने जन्म दिया है तो आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया है और मुझे भी किसी माँ ने जन्म दिया है, तो फिर क्यों डरना। एक बार ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है और एक बार ही मृत्यु होता है, किसी व्यक्ति का बार बार मृत्यु नहीं होता है। तो डर कर बार बार मत मरिए। और क्या होगा, हमारी तरह आपको बबलू एक्ट पे फंसा दिया जाएगा। जिस समय आपको बबलू एक्ट पे फंसाया जाएगा, आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मैं अपने पैसे लगाकर, अपने वकील को लगाकर आपको बचा दूंगा। लेकिन डरिए मत। जब आप कहते हैं कि मैं अमुक आदमी से डरता हूं, तो आप खुद की नहीं, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने वंश की प्रतिष्ठा का हनन कर रहे होते हैं। आपको हनन करने की जरूरत नहीं है। आपको मजबूती से खड़े होने की जरूरत है और मजबूती से सवाल उठाने की जरूरत है। किसी से मत डरिए, किसी से मत डरिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसमें वो लिखते हैं कि किसी से मत डरना, भगवान से भी मत डरना, तंत्र से भी मत डरना, मंत्र से भी मत डरना, सिर्फ सत्य से डरना। सिर्फ सत्य से डरिए और किसी आदमी से मत डरिए। वो हार मांस के बने हुए सबसे कमजोर व्यक्ति हैं। ऐसे कमजोर व्यक्ति जो अपने क्षेत्र, अपने घर को छोड़कर भागकर और आपके घर पर कब्जा जमाना चाहते हैं, उस कमजोर व्यक्ति से क्या डरना। उनकी क्या हिम्मत है, उनकी क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं। वो आपको गलत केस में फंसा सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए आपका भाई खड़ा है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उसको बचाने के लिए खड़ा हूं। आशीष झा, वाया नदी के साथ हो रहा अन्याय, मलाह जाति की परेशानी पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल आशीष जी, मैं डे फर्स्ट से, पहले दिन से ही चारों नदियों की समस्या को उठा रहा हूं। जमुआरी नदी, वाया नदी, बलान नदी, नून नदी, मैं उठा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि माननीय ने सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग से बदला लेने के लिए, सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट करने के लिए उन्होंने नदी को सुखाया है। लेकिन उनको नहीं पता कि आप जब नदी को सुखाते हैं तो उससे कोई एक वर्ग और कोई एक जाति परेशान नहीं होती है, कोई एक जाति या वर्ग के लिए समस्या नहीं होती है, पूरे समाज, पूरी सभ्यता और संस्कृति के लिए समस्या होती है। और इसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं। तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं वहां, वो आप देख सकते हैं दूर में, वो सहनी समाज के लोग हैं, वो इशारा कर रहे हैं, वो आप दूर में देख रहे हैं, वो बुला रहे हैं। तमाम लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं। वो तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सवाल पूछिए और अपने जो वर्तमान विधायक और जल संसाधन मंत्री हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर पूछिए। जब आप सवाल पूछने के लिए जाएंगे तो वो आपके पीठ पर हाथ रखेंगे और आपको कहेंगे कि आपके दादा से भी मेरा संबंध था, आपके पिता से भी संबंध था और आपसे भी संबंध है, और आपके पीठ को सहलाएंगे हंसते हुए। आप हंसते हुए उसी तरह कहिएगा कि आप ये बता दीजिए कि वाया नदी क्यों सूखी। जब मेरे दादा ने आपको मदद किया, जब मेरे पिता ने मदद किया और मैंने भी मदद किया, तो जमुआरी नदी क्यों सूखी और बलान नदी क्यों सूखी? इस सवाल का आप जवाब लीजिएगा। आप ये भी जवाब लीजिएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया, और ये भी जवाब पूछिएगा कि बबलू एक्ट के तहत कितने निर्दोष लोगों को आपने फंसाया है। फिर से एक बात, आप लोग तमाम लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया जो लोग हमसे जुड़े हैं। और एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूं आपको बलान नदी की स्थिति। एक बार आप देखिए, ये बलान नदी है, आप देख रहे हैं, सूर्यास्त का समय है और बिल्कुल नदी सूख चुकी है। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बलान नदी की वास्तविकता है। ये 78 किलोमीटर की लंबाई में है और इसका उद्गम समस्तीपुर ही माना जाता है। घाटो थाना अंतर्गत मूसापुर गांव के आसपास ये नून नदी और जमुआरी नदी दोनों के मिलन से बनती है और आगे जाकर बेगूसराय के भगवानपुर में ये बूढ़ी गंडक में विलय हो जाती है। और इसके बारे में मान्यता है कि कभी विश्वामित्र इसके वादियों में आकर और तपस्या किया करते थे, और ये आज ये नदी सूख चुकी है। निश्चित तौर पर स्वर्ग में बैठे हुए विश्वामित्र ही नहीं, हमारे तमाम पूर्वज आर्तनाद कर रहे होंगे। उनका रुदन पता नहीं माननीय विधायक और माननीय जल संसाधन मंत्री कब सुनेंगे।
उस आर्तनाद को कब सुनेंगे, कब उनके कानों तक ये आवाज जाएगी हमारे पूर्वजों के रोने की, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक आवाज नहीं जाएगी, तमाम युवा बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम शिक्षाविद से अनुरोध है कि इसको एक आंदोलन का रूप दीजिए, नदी बचाओ आंदोलन का रूप दीजिए, और तमाम नदी को जो सुखाया गया है उसमें जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा कीजिए और इनसे मांग कीजिए कि नदी को जितनी जल्दी हो इसको प्राकृतिक धारा इसको बहाल किया जाए, और जगह जगह पर इसमें चेक डैम बनाया जाए ताकि बाढ़ के पानी को हम इसमें संरक्षित कर सकें, रोक सकें। और भी कोई सवाल अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग दोनों वीडियो को लिंक करके सुनिएगा, क्योंकि नेटवर्क की समस्या